तो 12 के विश्लेषण में हम विश्लेषण करते हैं बड़ी और सियासी खबरों को लेकर। तो आज हम विश्लेषण करेंगे मतदान प्रतिशत को लेकर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कल मतदान संपन्न हुआ। भोपाल, विदिशा, सागर, राजगढ़, बैतूल, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 2 चरणों की अपेक्षा इस बार वोटिंग अच्छा रहा। वोटिंग प्रतिशत संतोषजनक रहा। 9 सीटों पर अगर बात करें तो करीब 66% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कल तीसरे चरण की वोटिंग हुई है। तीसरे चरण की वोटिंग में 9 लोकसभा क्षेत्रों में कल वोटिंग हुई है और मतदान प्रतिशत जो कल का निकलकर सामने आया है वो 66% रहा है। और अगर मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें जिन पर सबकी नजरें थी, यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है। 3 हाई प्रोफाइल सीटें जिस पर 2 सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2 सीटों पर तो एक पर केंद्रीय मंत्री थे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इनकी साख दांव पर लगी। तो इधर गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी। अगर इन जगहों की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान राजगढ़ में हुआ है। यहाँ पर 76% से ज्यादा मतदान रहा। 76.19% मतदान राजगढ़ में हुआ है। गुना में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। 72.47% वोटिंग गुना में हुई है। विदिशा की अगर बात करें तो विदिशा में भी वोटिंग अच्छी हुई है। 74% से ज्यादा वोटिंग विदिशा में हुई है। तो ये 3 हाई प्रोफाइल सीटों के आंकड़े हैं, राजगढ़, विदिशा और गुना। राजगढ़ में 30 साल बाद चुनावी मैदान में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह थे, तो विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में थे। और गुना की बात करें तो गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी साख दांव पर लगी थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कल मतदान संपन्न हुआ, तीसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई और जो आंकड़े सामने आए, जो प्रतिशत सामने आया है, पहले दूसरे चरण की अपेक्षा संतोषजनक आंकड़ा है। 66% वोटिंग हुई है। लेकिन अगर हम इन 3 हाई प्रोफाइल सीट की बात करें, राजगढ़ की बात करें, गुना की बात करें, विदिशा की बात करें, यहाँ पर भी मतदान जो है काफी ज्यादा देखा गया है। धुआंधार प्रचार जो हुआ है उसका नतीजा है या यहाँ पर जो प्रत्याशी थे भावनात्मक अपील जनता से की थी, भावनात्मक मुद्दे उछाले गए थे, उसका असर दिखाई दिया है? प्रीता, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि तीसरे चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बड़ा है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पे यानी चुनाव आयोग की तरफ से डाटा नहीं दिया गया, यानी ये वोटिंग परसेंट जो 0 पॉइंट कुछ बड़ा हुआ है ये करीब 1 से 2% और हो सकता है इससे ज़्यादा जा सकता है यदि 9 सीटों की बात करें। जिन सीटों पे अभी जो डाटा आया है कम जो प्रतिशत बताया जा रहा है उन पर भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन जिन 3 सीटों का बार बार जिक्र किया जा रहा है, इन 9 सीटों में चाहे वो गुना की बात कर लें, विदिशा की या राजगढ़ की, तो वहाँ पर ज़रूर वोटिंग परसेंटेज बड़ा है। लेकिन विदिशा में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसके बाद राजगढ़, जहाँ से दिग्विजय सिंह की साख दांव पर लगी है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। लेकिन यदि सियासी समीकरण को समझे तो तमाम जो सियासी पंडित है उनके कई आकलन हैं, यानी अपने अपने तर्क हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। जो जनता है वो सरकार के खिलाफ जो है वोट डालने के लिए जाती है। ये एक अलग एक सियासी समीकरण है जो कि सियासी जानकार बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि उसके द्वारा जो बूथ स्तर पे जो अभियान चलाया गया था, क्योंकि लगातार 2 चरणों में जो मतदान का प्रतिशत गिरा था, उसके बाद इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से भी प्रयास किए गए। मतदाताओं को घर से लेकर बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी टीम की थी। यही कारण था कि वोटिंग परसेंटेज उनका मानना है कि उनके पक्ष में बढ़ा है, यानी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है। हालांकि चुनाव आयोग की तारीफ करना पड़ेगी कि तमाम जो प्रयास उन्होंने किए थे वो अब सफल तीसरे चरण में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई तरीके की जो दावे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं इन हाई प्रोफाइल सीट को लेकर। लेकिन तीसरा दावा सियासी तौर पे ये भी किया जा रहा है कि कांग्रेस के जो तमाम नाराज नेता थे या कार्यकर्ता थे उन्होंने जो है ज़मीनी स्तर पे मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो कम हुआ हो लेकिन बीजेपी का बढ़ा हो।
ये भी कहा जा रहा है। तो कई तरीके के सियासी समीकरण इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ते हुए ग्राफ को देख के लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, कई कयास भी लगाए जा रहे हैं और कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इन 3 सीटों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है और कल का दिन था, जैसे कि हमने पहले दूसरे चरण में आकलन भी किया था कि शादी का सीजन चल रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल सबसे गर्म दिन था पूरे मध्य प्रदेश में। कई ऐसे जिले थे जहाँ पर करीब करीब 40 तो कई 45 डिग्री भी तापमान दर्ज किया गया था। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग घरों से निकले, लोगों ने वोटिंग की और इसका नतीजा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत ठीक ठाक, मतलब जो अभी तक सामने है 66% रहा है। लेकिन अगर हम इसके पूरे मायने का विश्लेषण करें, जैसे आपने जिक्र भी किया है कि पार्टी इसको अपने पक्ष में बता रही, कम प्रतिशत जब रहा तो भी उसको अपने पक्ष में बता रही थी, ज्यादा प्रतिशत जो रहा उसको भी हम अपने पक्ष में दोनों ही दल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वोटर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश का साइलेंट वोटर है और मध्य प्रदेश की सियासत को समझना काफ़ी मुश्किल हो गया है। 2023 के चुनाव के लिहाज से जिस तरीके के जो परिणाम सामने आए उसके बाद तमाम सियासी पंडितों के दावे फेल साबित हुए, क्योंकि उस समय ये लग रहा था, तमाम दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में आएगी, लेकिन तमाम सियासी जानकारों के दावे फेल साबित हुए। तो मध्य प्रदेश की सियासत जो है काफ़ी टेढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर किस तरीके की राजनीति जनता पे असर करेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ सामने आए, उसके बाद 2023 के बाद अब 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम किस तरीके के आएंगे ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये कहा जाता है सियासी तौर पे कि यदि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो सरकार के खिलाफ जाता है, लेकिन ये मिथ्या भी कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में टूटी थी। इसलिए जल्दबाजी होगा कि क्या सियासी मायने होंगे, क्योंकि बीजेपी का अपना एक अलग दावा है कि उसके द्वारा जो किए गए प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुए। उसका एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे उसकी मेहनत है, यानी उसके पक्ष में वोटिंग परसेंटेज जाएगा और जो जीत का जो अंतर रहेगा वो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। और दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह की जमानत जब्त करने का बाद भी जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। कल भी बीएसटीवी ने राजगढ़ सीट को लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से बात की थी। उन्होंने दावा किया था कि वहाँ पर बीजेपी फिर जीतेगी, तीसरी बार रोडमल नागर जो है वहाँ से सांसद चुने जाएंगे और दिग्विजय सिंह की जमानत जब्त होगी। लेकिन मुकाबला तीनों ही सीट पे कहीं ना कहीं कांटे का है। लेकिन विदिशा सीट की बात करें तो विदिशा सीट पर एक तरफा मुकाबला समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इन वक्त पे विदिशा के जो उस दौर के उम्मीदवार कहे जा रहे थे कांग्रेस के, उन्होंने दामन छोड़ के बीजेपी में वो शामिल हुए थे। ऐसे में बीजेपी वहाँ पर मजबूत हुई थी। लेकिन गुना के समीकरण थोड़े बदले हुए। वहाँ पर जिस तरीके की सियासत जातिगत तौर पे देखी जा रही है, वहाँ पर ज़रूर टफ फाइट होगी, लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि वो सीट भी वो आसानी से जीत जाएगी। राजगढ़ सीट में क्योंकि दिग्विजय सिंह की दाव साख पे लगी है और उन्होंने कहीं भी दूसरी सीट पर प्रचार प्रसार नहीं किया। उन्होंने पूरा समय राजगढ़ सीट पर बिताया, वहाँ पे जनता के बीच में तमाम कार्ड उन्होंने वहाँ पर जनता के बीच में खेले, इमोशनल कार्ड तक उन्होंने वहाँ पर खेला। तमाम समीकरण के तहत वो जनता के बीच में गए थे। तो वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो सीट इस बार जनता के आशीर्वाद से वो जीतेगी, लेकिन इस दावे को भी बीजेपी खारिज करते हुए सामने आई है। तो अलग अलग दावे हैं। सियासी तौर पे वोटिंग परसेंटेज किसको फ़ायदा पहुंचाएगा ये जरूर जब परिणाम आएंगे तब सामने निकल के आएगा। प्रीता, बिल्कुल मनोज जी, देखने वाली बात होगी कि जनता के मन में आखिर क्या था। जैसा कि आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश का मतदाता काफी साइलेंट है, उनके मन में क्या चल रहा है इतनी आसानी से टटोला नहीं जा सकता, ये परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका बहुत धन्यवाद।